कभी सोचा है कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह हमारे जीवन को कैसे आकार देती है? आज हम मानव भूगोल के इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि वक्त के साथ इंसान और पर्यावरण के इस रिश्ते को लेकर हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मानव भूगोल आखिर है क्या। फिर हम दो बड़े आइडियाज को देखेंगे। क्या प्रकृति हमें कंट्रोल करती है या हम उसे? इसके बाद हम एक बीच का रास्ता तलाशेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में ये विषय हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या चीज़। ह्यूमन ज्योग्राफी असल में बस इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो हमारी धरती है और हम इंसान जो इस पर रहते हैं, हमारे बीच का रिश्ता आखिर है कैसा? इस रिश्ते को समझाने के लिए जाने माने भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रात्सल ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी। उन्होंने इसे संश्लेषित अध्ययन या सिंथेटिक स्टडी कहा। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हम इंसानों और पर्यावरण को अलग अलग नहीं देख सकते। हमें उनके मिले जुले जटिल रिश्ते को एक साथ समझना होगा। देखिए, लंबे समय तक ना एक बहस चलती रही जिसे ड्यूलिज्म कहते हैं। मतलब कुछ लोग मानते थे कि इंसान अलग है और प्रकृति अलग, दो बिल्कुल जुदा चीजें। पर आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। तो अगर ये रिश्ता है तो इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है? क्या प्रकृति हमें चलाती है या हम प्रकृति को चलाते हैं? चलिए पहले उस थियरी को देखते हैं जो मानती है कि बॉस तो प्रकृति ही है। इस सोच को एक नाम दिया गया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हिंदी में कहें तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये आइडिया उस जमाने में बहुत पॉपुलर था, जब हमारे पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोच बड़ी सीधी थी, जैसा आपका माहौल होगा, जैसा मौसम होगा, आप और आपका समाज बिल्कुल वैसे ही ढल जाओगे। इसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं, यानी इंसान का प्रकृतिकरण। सोच कर देखिए, जैसे कोई कठपुतली हो और प्रकृति उसके धागे खींच रही हो। इस सोच के हिसाब से इंसान बस वही करता है जो प्रकृति उससे करवाती है। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, बेंदा की कहानी। बेंदा, जो मध्य भारत के अबूझमाड़ के घने जंगलों में रहता है, उसके लिए जंगल ही सब कुछ है। क्या खाना है ये जंगल बताता है, बीमार पड़ने पर कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी ये भी जंगल ही बताता है। वो वन की आत्मा की पूजा करता है, प्रकृति के साथ जीता है, उससे डरता है और उसकी इज्जत भी करता है। बेंदा की जिंदगी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या इंसान हमेशा प्रकृति का गुलाम ही रहता है? नहीं, एक और नजरिया है जो कहता है कि असली ताकत तो इंसान के पास है, उसकी सोच में, उसके बनाए हुए औजारों में। और इस नजरिए का नाम है पॉसिबिलिज्म, यानी संभववाद। ये कहता है कि देखो, प्रकृति हमें ऑप्शंस तो देती है, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह, लेकिन उस मेन्यू में से क्या चुनना है ये हम तय करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी संस्कृति के हिसाब से। ये गुलामी से आज़ादी का सफ़र है। इसे कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। अब इंसान सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक आर्टिस्ट बन गया है जो प्रकृति के कैनवस पर अपनी मर्जी से रंग भर रहा है। हम नदियों का रास्ता मोड़कर बांध बना देते हैं, रेगिस्तान में हरे भरे शहर बसा देते हैं। हर जगह इंसान की छाप है। अब बेंदा की दुनिया से हजारों मील दूर नॉर्वे चलते हैं। यहाँ रहती है केरी। बेंदा जहाँ प्रकृति पर पूरी तरह डिपेंड है, वहीं केरी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति को कंट्रोल करती है। बाहर भले ही कड़ाके की ठंड हो और बर्फ गिर रही हो, उसका ऑफिस 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहता है। वो बर्फीली सड़कों पर खास टायरों वाली गाड़ी चलाती है और सर्दियों में वो फल खाती है जो गर्म देशों से हवाई जहाज से आते हैं। केरी की जिंदगी हमें दिखाती है कि कैसे इंसान ने प्रकृति की बनाई सीमाओं को तोड़ दिया है। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम आइडियाज हैं। एक कहता है प्रकृति ही सब कुछ है, दूसरा कहता है इंसान ही सब कुछ है। तो क्या सच इन दोनों के बीच में कहीं है? क्या कोई बीच का रास्ता भी है? बिल्कुल है, और ये रास्ता दिखाया भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने।
उनके आइडिया को कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद। उन्होंने इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह। मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सिग्नल्स को देखकर, उसके नियमों को मानकर। ये ट्रैफिक लाइट वाली एनालॉजी ना कमाल की है। सोचिए, लाल बत्ती का मतलब है रुको। प्रकृति कह रही है बस ये मेरी लिमिट है, इसका सम्मान करो। पीली बत्ती का मतलब है तैयार हो जाओ, मतलब आगे बढ़ने से पहले सोचो समझो कि तुम्हारे काम का असर क्या होगा। और हरी बत्ती का मतलब है जाओ, लेकिन तभी जाओ जब आपका विकास टिकाऊ हो, जिम्मेदार हो। और जरा सोचिए, जब हम इन लाल बत्तियों को अनदेखा कर देते हैं तो क्या होता है? वही होता है जो आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर में छेद, जमीन का बंजर होना। ये सब प्रकृति का तरीका है हमें बताने का कि हम हद पार कर चुके हैं। तो इन सभी पुराने विचारों ने मिलकर आज ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसा रूप दिया है? आज ये फील्ड कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी आज अकेला नहीं चलता, क्योंकि ये इंसान और पर्यावरण के इतने कॉम्प्लेक्स रिश्ते को पढ़ता है, इसे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मदद लेनी पड़ती है। ये एक टीम प्लेयर की तरह है, जो सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन सब के साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए इसे एक इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर्विषयक क्षेत्र भी कहते हैं। ये टेबल देखिए, कितनी कमाल की है। ये दिखाती है कि मानव भूगोल कितना फैला हुआ है। जब ये सोशियोलॉजी से मिलता है तो सोशल ज्योग्राफी बन जाता है, पॉलिटिकल साइंस से मिलता है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स से मिलता है तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इतना ही नहीं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, अरे वाह, मेडिकल ज्योग्राफी भी। ये बीमारियों के फैलाव को जियोग्राफिक नजरिए से देखता है। मतलब ये सब्जेक्ट सच में कितना डायनामिक है। तो अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने का है, हमारी जिंदगी बेंदा के ज्यादा करीब है या कैरी के? और हम सब मिलकर आज जो चॉइसेस ले रहे हैं, उनका हमारे इस प्लैनेट के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।